नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस से जंग में भारत को मिलेगा 5 और वैक्सीन का साथ। दिसंबर तक तैयार होंगे 2 अरब टीके। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को जल्दी 5 अन्य वैक्सीन की मदद मिलने वाली है। भारत सरकार ने कुल 8 वैक्सीन की संभावित लिस्ट पेश की है। भले ही अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मदद से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही अन्य वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो जाएंगी। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल दिसंबर तक भारत में करीब 2 अरब से अधिक वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध होने की बात कही है। दोस्तों नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वे अगले सप्ताह भारत के बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। सरकार आने वाले दिनों में इन 3 वैक्सीन के अलावा भी 5 वैक्सीन के तैयार होने की उम्मीद कर रही है। उनमें से 4 वैक्सीन मेड इन इंडिया है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: बायोलॉजिकल ई सब यूनिट वैक्सीन, जाइडस कैंडिला डीएनए वैक्सीन, नोवावैक्स अथवा कोवैक्स, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन। यह भी जल्द ही बाजारों में आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौत भी छिपा गई गुजरात सरकार। 33 जिलों और 8 निगम ने 71 दिन में 1.23 लाख डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। सरकार कह रही है कि कोरोना से सिर्फ 4,218 मौतें हुई है। जी हां दोस्तों, गुजरात में कोरोना के नए मामले और मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर जैसे जिलों में हालात ऐसे हैं कि शव गृहों में लाइन लग रही है। इसके बावजूद सरकार कोरोना से मरने वालों के सही आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है। दैनिक भास्कर ने 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेथ सर्टिफिकेट के डेटा खंगाले तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दोस्तों इसमें पता चला है कि राज्य के 33 जिलों और 8 निगमों द्वारा सिर्फ 71 दिनों में 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4,218 ही बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ 71 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत कैसे हो गई। और साथ ही दोस्तों इन मौतों को पिछले साल मार्च महीने से कंपेयर करें तो यह लगभग दुगनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोवा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 घंटे में गई 13 मरीजों की जान। 2 दिन पहले भी हुई थी 26 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी का संकट अब भी जारी है। इसी बीच गोवा के मेडिकल कॉलेज GMCH में बीती रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मौतें अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल GMCH 2 दिन पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित 26 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। इसमें से ज्यादातर मौतें 2 बजे से 6 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद इस अस्पताल में बुधवार को 20 और गुरुवार को 15 लोगों की मौतें हो गई। सारी की सारी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में लोगों को बड़ी राहत। जिनका हो चुका है वैक्सीनेशन उन्हें मास्क लगाने की नहीं है जरूरत। जी हां दोस्तों, इस समय एक तरफ दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं अब उन्हें मास्क पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि पहले लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य था, लेकिन अब नहीं है। इसकी घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। दोस्तों अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 6 फीट की दूरी के नियमों को फॉलो किए बिना अपने कामकाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन राज्य, स्थानीय, आदिवासी या क्षेत्रीय कानून, लोकल बिजनेस और वर्क प्लेस पर गाइडलाइन के मुताबिक जिन जगहों पर मास्क पहनने की जरूरत है वहां पर पहनना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से मारे गए लोगों के बच्चे खुद को अनाथ न समझे, पढ़ाई लिखाई परवरिश का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के बच्चे खुद को अनाथ न समझें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी परवरिश तक का खर्च उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद भी देगी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस
वायरस के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ढिलाई बरतने की गुंजाइश नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि मैं जानता हूं कि कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उनके लिए उपलब्ध हूं। वो अपने आप को अनाथ न माने। सरकार उनकी पढ़ाई के साथ ही अन्य खर्च भी उठाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत का हो गया ऐलान। 995 रुपए 4 पैसे में मिलेगा टीके का एक डोज। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी भी अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध होगी। भारत में स्पुतनिक का आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने जानकारी देते हुए बताया कि टीके के लिए करीब 1000 रुपए खर्च करने होंगे। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बताया कि आयात की गई स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपए है, जिस पर 5% का जीएसटी लगेगा। इसके बाद वैक्सीन की कीमत 995.4 रुपए हो जाएगी। हालांकि जब भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण शुरू होगा तब उसकी कीमत कम होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस, 10 राज्यों में जानलेवा ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। जानिए क्या है लक्षण और बचाव के उपाय। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच कोविड-19 मरीजों और महामारी से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस के खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में सामने आए हैं। इसके अलावा यह महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में भी पहुंच चुका है। दोस्तों ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पाल के अनुसार अब कोविड-19 के कई मरीजों में फंगस इन्फेक्शन की शिकायत देखी गई है। इस फंगस इन्फेक्शन को ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। यह फंगस यानी कि फफूंद अक्सर गीले सरफेस पर ही होती है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसके लक्षणों में नाक बंद हो जाना, नाक व आंख के पास दर्द व लाल होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टियां, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना और कंफ्यूजन की स्थिति शामिल है। यह कोरोना वायरस के उन मरीजों पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है जिनको शुगर की बीमारी है। यह इतनी गंभीर बीमारी है कि मरीजों को सीधा आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है और इसमें सर्वाइवल रेट 50% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 30 मई के बाद नहीं होगी देश में रेमडेसिविर की किल्लत, सभी कंपनियों ने बढ़ाया प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, कोरोना के संक्रमण में रामबाण की तरह काम आने वाली दवा रेमडेसिविर की जरूरत पूरे देश में है। हालात यह है कि इसकी जरूरत और लोगों की परेशानी का फायदा उठाकर इसकी कालाबाजारी होने के कई मामले सामने आए हैं। यहां तक कि नकली रेमडेसिविर की खेप भी मिली है। हालात पर काबू पाने के लिए अब जिलाधिकारी की निगरानी में इस दवा का वितरण करना शुरू किया गया है। मुंबई से सटे घर में दवा निर्माण में लगी एक कंपनी बिना किसी छुट्टी के रात दिन प्रोडक्शन करके लोगों की जरूरत पूरा कर रही है। देश में 7 कंपनियां ही कोरोना संक्रमण में कारगर मानी जाने वाली दवा रेमडेसिविर का उत्पादन करती है। दोस्तों ये कंपनियां अपना रॉ मटेरियल जॉब वर्क के लिए इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को देती है। पालघर जिले की कमला लाइफ साइंस लिमिटेड भी रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों के लिए काम करती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जॉब वर्क करने वाली कंपनी की अहमियत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि दवा का अंतिम रूप और पैकेजिंग यही कंपनी करती है। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि रोजाना 90,000 से 1 लाख इंजेक्शन बना रहे हैं। कंपनी इस तैयारी में है कि यदि जरूरत पड़ी तो 1 महीने में 50 लाख इंजेक्शन तक बनाए जा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीनिवास के बाद गौतम गंभीर से भी दिल्ली पुलिस ने मांगा जवाब। बीजेपी सांसद बोले प्रक्रिया का राजनीतिकरण न हो। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच फेविफ्लू दवा के वितरण को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से जवाब मांगा। इस पर सांसद गंभीर ने शुक्रवार को कहा कि हमने पुलिस को सभी डिटेल्स सौंप दी हैं। मैं हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ दिल्ली और यहां के लोगों की सेवा करता रहूंगा। बीजेपी सांसद ने विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में कई नेता सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। एक ट्वीट पर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ की, जिस पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर आक्रामक हो गई। इस मसले पर दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से भी सवाल जवाब किया गया, जिसके बाद गंभीर ने कहा कि मैंने पुलिस को सभी डिटेल्स सौंप दी है। विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया आदेश, कहा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू करें कम्युनिटी किचन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू हैं। इसी कारण प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और उनको आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है और कहा है कि प्रवासियों के लिए व्यवस्था करे। कई राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों की मुश्किलों को कम करने के लिए कई अंतरिम निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों की अन्य योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया करवाए। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए वे सामुदायिक रसोई शुरू करें और जो कामगार घर वापस जाना चाहते हैं उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करें। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस वक्त इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 15,60,70,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 32,56,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में 3,27,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पोलैंड, ईरान आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,40,46,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,62,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र ऊपर है। महाराष्ट्र में 52,70,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,43,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीनी कोरोना वैक्सीन के कारण सऊदी अरब नहीं देगा पाकिस्तानियों को वीजा। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार रात ही सऊदी अरब के 3 दिन के सरकारी दौरे से लौटे हैं। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने नया फरमान जारी कर पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसका कारण सऊदी रेगुलेटर ने चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म के टीके को अनुमति नहीं दी है। हालांकि चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत यह वैक्सीन सऊदी भी भेजी थी, लेकिन प्रशासन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ने गाजा सीमा पर भेजे 9,000 सैनिक, जमीनी आक्रमण के लिए रहेंगे तैयार। जी हां दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि वह गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है और उसने हमास शासित क्षेत्र में संभावित जमीनी आक्रमण के लिए 9,000 सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। यह दिखाता है कि दोनों शत्रु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मिस्र के मध्यस्थ संघर्ष विराम प्रयासों के लिए इजराइल पहुंचे, लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। इजराइल में चौथी रात भी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान लड़ाई और तेज हो गई। यहूदी और अरब समूहों में लाड शहर में झड़पें हुई। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश देने के बावजूद झड़पें हुई। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। लेबनान से देर रात रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केपी शर्मा ओली ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, तीसरी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, संसद में विश्वास मत गंवाने के कुछ दिन बाद केपी शर्मा ओली फिर से शुक्रवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए। दोस्तों गुरुवार देर रात ओली को इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया, जब विपक्षी पार्टियां नई सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रही। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सीपीएन और यूएमएल के अध्यक्ष ओली को गुरुवार रात को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त
कर दिया। इससे 3 दिन पहले वह प्रतिनिधि सभा में अहम विश्वास मत हार गए थे। इससे पहले ओली 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक और फिर 15 फरवरी 2018 से 13 मई 2021 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सदन में सोमवार को ओली के विश्वास मत हार जाने के बाद राष्ट्रपति ने विपक्षी पार्टियों को बहुमत के साथ नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिहाज से गुरुवार रात 9 बजे तक का समय दिया था। उस वक्त तक नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी दावेदारी रखने के लिए सदन में पर्याप्त मत मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें सीपीएन माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड का समर्थन प्राप्त था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वह विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, इसलिए पीएम केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। तूफान की है चेतावनी, केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें हो गई तैनात। जी हां दोस्तों, लक्षद्वीप के समंदर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो और तेज होकर साइक्लोन में बदल गया है। इस साइक्लोन के कारण 15 तारीख से 18 तारीख के बीच गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। समंदर से ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से चक्रवात तोकते को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ ने अरब सागर में बन रहे चक्रवात तोकते से निपटने के लिए 53 दलों को तैयार रहने के लिए कहा है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में इन दलों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन 53 दलों में से 24 दलों को पहले ही तैनात कर दिया गया है, जबकि शेष को तैयार रहने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। फिर चढ़े सोने चांदी के दाम, जानिए क्या है आज की कीमतें। जी हां दोस्तों, लगातार 2 दिन गिरने के बाद सोने और चांदी में उठाव आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 146 रुपए बढ़कर 47,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी 513 रुपए बढ़कर 70,191 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1834 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.20 प्रति औंस पर स्थिर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। आज फिर बढ़ गए तेल के दाम। दिल्ली में 92 रुपए के ऊपर हुआ पेट्रोल। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से तेजी देखने को मिली है। चुनाव के बाद लगातार यह 8वां मौका है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, आज डीजल के दाम में 34 पैसे प्रति लीटर तो पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, यह इस महीने में 8वीं बार है जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। अब तक पेट्रोल 1.97 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि डीजल 2.22 रुपए महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 83 रुपए प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों, देश के कई सारे राज्यों के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया है, यानी कि दोस्तों 102 और 103 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल मिल रहा है। यह उस वक्त है जब पेट्रोल की खपत बिल्कुल आधी हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम भी आधे हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 16 मई को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। वृश्चिक राशि पर होगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। विज्ञान की माने तो जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में चला जाता है और इसे ही चंद्र ग्रहण कहता है। ऐसा सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही होता है जब चांद पूर्ण होता है। खगोलीय घटनाओं के अलावा ज्योतिष में भी चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग और ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई बुधवार को बैसाख पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण 26 मई को भारतीय समय के अनुसार दिन में 2:17 पर लगेगा और ग्रहण शाम में 7:19 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सिखों के पहले धर्म गुरु का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।